ब्लैंक स्लाइड में मैं आज का जो आपका टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत डिमांड एंड सप्लाई से मैं बात स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आपका एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ढूंढना होता है। तो जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ढूंढने की बात होती है तो जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाती है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, आप लोग एग्री भी होंगे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर कंज्यूमर की मांग तथा सप्लायर का जो प्राय वो होता है, आपका पास सप्लाई फंक्शन होता है, वो दोनों बराबर हो जाते हैं। तो वहां पर क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब याद रखना जो डिमांड है, देखिए मैं दो प्रकार के डिमांड फंक्शन है आपको हरदम एग्जाम में परेशान करेंगे। एक आपका होता है डायरेक्ट डिमांड फंक्शन और एक होता है इनवर्स डिमांड फंक्शन। एग्जाम में मैंने देखा इससे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। डायरेक्ट डिमांड फंक्शन तो आप लोग सब जानते हो, लेकिन इनवर्स डिमांड फंक्शन आपके लिए हरदम मुसीबत बन जाता है, प्रॉब्लम जनरेट करता है। तो जो डिमांड होता है इट इज फंक्शन ऑफ प्राइस होता है, ये मूल्य का फलन होता है। ठीक है, मूल्य का फलन का मतलब यह होता है कि यहां पर यह मान लिया गया है कि जो डिमांड है, यानी इसको डिमांड को आप क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप क्या कहते हैं एक्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हो, एंड जो आपका एफ है दैट रिप्रेजेंटिंग फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, ये फलनात्मक संबंध है और इसको क्या कहते हैं, टेक्निकल रिलेशनशिप भी बोलते हैं। याद रखना है वर्ड टेक्निकल रिलेशनशिप। ठीक है, तो एफ का यूज जो होता है वो टेक्निकल रिलेशनशिप को होता है, इज द फंक्शन ऑफ प्राइस होता है। और इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में निगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है, अर्थात किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी क्या हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, और मूल्य कम हो जाने से उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाता है, ये आपका डायरेक्ट डिमांड फंक्शन है। लेकिन अगर मैं इकोनॉमी में बात करता हूं कि प्राइस इज द फंक्शन ऑफ क्यू, क्या ऐसा भी हो सकता है? ठीक है, प्राइस इज द फंक्शन ऑफ क्यू, यस इट मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अर्थात जब इकोनॉमी में किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसके प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। तो देखो यहां पर क्या हो जाता है, क्वांटिटी और प्राइस का पॉजिटिव रिलेशनशिप आ जाता है। तो इसे हम लोग इनवर्स क्या कहते हैं, इनवर्स डिमांड फंक्शन बोलते हैं। इनवर्स डिमांड फंक्शन ये बोला जाता है। ये आपका डायरेक्ट डिमांड फंक्शन है जो आपने देखा होगा, आपने इंटरमीडिएट से लेकर के एनसीईआरटी से लेकर के सभी जगह पढ़ा होगा। लेकिन ये डिमांड फंक्शन जो होता है ये इनवर्स हो जाता है, और जब आपका इनवर्स डिमांड फंक्शन होता है तो वो क्या करने लगता है, वो पॉजिटिव रोल हो जाता है। देखिए जहां पर क्या होता है, प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिक्लाइन करती है, डिमांड डिक्लाइन करती है, और प्राइस डिक्लाइन होने पर क्वांटिटी इंक्रीज कर जाती है। लेकिन जो इनवर्स डिमांड फंक्शन होता है इसमें क्वांटिटी बढ़ती है, यानी डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ जाता है, डिमांड घटती है तो प्राइस डिक्लाइन कर जाता है। तो इस प्रकार जब रिलेशनशिप आपको कहीं पर दिखाई पड़े तो इसे आप इनवर्स डिमांड फंक्शन कहना। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अब आप मैं कंज्यूमर की बात करता हूं कि जो डिमांड रिलेशनशिप है, यहां पे डायरेक्ट डिमांड रिलेशनशिप की हम लोग बात करते हैं। एंड आपके पास क्या हो जाता है, एक मिनट जस्ट, लूप का मतलब क्या होगा? ठीक है, ये आपका बाएं से दाएं की ओर गिरता हुआ होता है, इसका मतलब होता है निगेटिव स्लोप, दैट हैव द निगेटिव स्लोप। इसको हम लोग निगेटिव स्लोप कहते हैं। यानी इसमें एक वेरिएबल का मान बढ़ाएंगे तो दूसरे वेरिएबल का मान क्या हो जाएगा, लगातार कम होता चला जाता है। तो इसका मतलब होता है दैट हैव द निगेटिव स्लोप। लेकिन वही सप्लाई फंक्शन के साथ आपके के साथ क्या होता है, ये पॉजिटिव स्लोप के साथ होता है। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप ये धनात्मक ढाल है। देखिए मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट से ये क्या होता है कि अगर एक वेरिएबल का मान बढ़ाते हैं, ठीक है, पी का मान बढ़ाते हैं तो एक्स का मान बढ़ता, सप्लाई है, फिर पी का मान बढ़ाया जाता तो एक्स का मान बढ़ता है।
अब मैं तुमको आपको लोगों को एक टेक्निकल बात बता दूं, ठीक है। हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक्स होती, जब भी आप इकोनॉमिक्स में अध्ययन करेंगे तो इकोनॉमिक्स में जो आपका Q इज द फंक्शन ऑफ P होता है, इसमें ये वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको आप लोग स्वतंत्र चर कहते हो, और स्वतंत्र चर का मान स्वयं बढ़ता है, ठीक है। स्वतंत्र चर का मान स्वयं बढ़ता है, जबकि Q आपका आश्रित चर है। इकोनॉमिक्स ये कहती है कि स्वतंत्र चर जो आपका इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हरदम एक्स अक्ष पर रहेगा। ये पॉइंट नोट रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज कहां पे रहता है, आपका एक्स एक्सिस पे रहता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो हरदम आपका वाई एक्सिस पे रहता है। लेकिन आखिर यहां पर ऐसा क्यों है? आप देखिए यहां पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है P, वो क्या है, लंब अक्ष पर है, तथा आपके पास यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपका एक्स एक्सिस पर है। तो कुछ जगह पर इकोनॉमिस्ट ने इस अप्रोच के अपोजिट एक्सेप्ट किया है, और उन पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। हरदम ये थ्योरी नहीं काम करेगी। 80% या 90% इकोनॉमिक्स में यही थ्योरम काम करेगी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप एक्स अक्ष पे रखेंगे, ठीक है, तथा डिपेंडेंट वेरिएबल आप वाई एक्सिस पे रखेंगे। लेकिन आपके पास हर जगह पर ये थ्योरम नहीं काम करेगी, 90% जगह पे काम करेगी। तो ये प्राइस के संदर्भ में देखिए, प्राइस आपका P1 था तो आपकी सप्लाई X1 थी। जब प्राइस बढ़कर के P2, पहला चेंज किस में आता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तो उसके परिणाम स्वरूप आपकी क्वांटिटी में सेकेंड चेंज आता है, ठीक है। तो सेकेंड चेंज को ये बताता है। तो आपके पास, तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो सबसे पहले प्राइस में चेंज हुआ आपका P3, और आपके पास x में चेंज हुआ x3। तो इस प्रकार जैसे जैसे p का मान बढ़ता जाता है x का मान भी बढ़ता चला जाता है। इसलिए सप्लाई फलन जो होता है वो ऑलवेज क्या करता है, वो हरदम पॉजिटिव स्लोप का रहता है। अब ये स्लोप जो होती है ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो स्लोप होती है ये डिपेंड करता है कि आपके जो फंक्शंस हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उसमें इनका वेटेज कितना है, ठीक है। और आप ये कहां से स्टार्ट होगा, कटिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो कई चीजें हैं जो इसमें सीखना होगा, लेकिन हम लोग के देखते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंतर्गत आपको जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आपको डिमांड इक्वल टू सप्लाई करना होगा, और दोनों को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। एक ही वेरिएबल का मतलब होता है अगर ये Q से स्टार्ट है -5P + 20 है, और दूसरा फलन P इक्वल टू -Q + 20 है, तो आपको जैसे ये Q से स्टार्ट है, Q एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल है, आपको इस फलन को भी एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल कन्वर्ट करना पड़ेगा सेम वेरिएबल में, ठीक है। ये P में है, ये Q में है, कभी नहीं इक्वल हो सकता। आप ये नहीं कह सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी Q के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, यानी Q इधर लाना पड़ेगा और P को उधर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, या तो फलन को P में कन्वर्ट कर लो या तो फलन को Q में कन्वर्ट कर लो, ये इसका बेसिक है। अब मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है कि यदि किसी उत्पादक का Q इक्वल टू 20 - 2P है, ये डिमांड फंक्शन है। कैसे मैंने पहचाना, देखिए एक वेरिएबल पॉजिटिव सिंबल के साथ है, अनदर वेरिएबल क्या है, निगेटिव सिंबल के साथ है। सामान्य समीकरण है आपके पास, और आप देख सकते हो कि डिमांड फंक्शन है। निश्चित रूप से डिमांड फंक्शन है, क्योंकि 2 वेरिएबल है Q एंड P, एंड दोनों वेरिएबल्स क्या रखते हैं, हैव द निगेटिव सिंबल, मतलब एक वेरिएबल निगेटिव सिंबल रखता है तो एक वेरिएबल पॉजिटिव सिंबल रखता है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं। लेकिन दूसरा जो आपके पास है Q इक्वल टू, आपके पास जो सप्लाई फंक्शन है आपका Q इक्वल टू 40 - 6P है, तो ये आपका क्या हो जाता है, 40 + 6P है, तो ये निश्चित रूप से आपका सप्लाई फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर 6P धनात्मक वैल्यू के साथ है और Q का मान भी धनात्मक है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि ये आपका डिमांड फंक्शन है, दैट इज डिमांड फंक्शन, और आपके पास ये है सप्लाई फंक्शन होगा, ठीक है। तो सप्लाई फंक्शन होगा, इन फलनों की हम पहचान करना सीख गए, इनकी कुछ विशेषताएं हमने सीखा। अब जब भी आप इक्विलिब्रियम निकालोगे तो दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट कर दोगे, यहां पे Q के फॉर्म पे, यहां पर भी Q के फॉर्म पे है, यानी डिमांड इक्वल टू सप्लाई किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हमने डिमांड की वैल्यू रखा 20 - 2P रख दिया, 20 - 2P रख दिया इक्वल टू 40 + 6P रख दिया,
ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि पी को एक तरफ कर लेते हैं, जिस वेरिएबल का मान हमको निकालना है, तो -2p माइनस 6p इक्वल टू 40 माइनस 20। अब हमारे पास क्या हो जाता है, यहां पर देखिए कि आपके पास -8p हो जाता है, 8p इक्वल टू 20 हो जाता है। थोड़ा सा इस फलन में एक प्रॉब्लम ये हो गई है ना, प्रॉब्लम है फलन में, ये प्रॉब्लम, ये फलन में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। तो ये 40 मैं माइनस भूल गया था, तो q इक्वल टू -40 प्लस 6p था, और यहां पर मैंने माइनस लगा दिया, तो ये माइनस लग गया, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, -60 हो जाता है, ठीक है। -60 हो जाता है, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाते हैं, p इक्वल टू 60/8 हो जाता है। तो ये आपके प्राइस का मान आ जाएगा। इसको कट करो 30, ये आ जाएगा 4, ये आपका 15, ये आपका 2, ये आपका 7.5 हो जाएगा। तो 7.5 रुपए आपका जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। अब इस 7 रुपए 50 पैसे को अगर आप डिमांड फंक्शन में रखो या सप्लाई फंक्शन में रखो, दोनों का मान इक्वल आना चाहिए। ये आपको बताता है कि क्वेश्चन आपका सही है या गलत है, ठीक है। तो अगर मैं q इक्वल टू 20 माइनस 2p में इसका मान रख देता हूं, किसका, 20 माइनस 2 और p का मान है 7.5, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद मुझे क्वांटिटी निकल के आएगी, तो आपका हो जाएगा 20 माइनस 15, और आपका हो जाएगा क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 5 आ जाती है। अब देखो, ये आपके पास संतुलन निकल कर के आ गया कि एक संतुलन में एक उपभोक्ता का जो वस्तु का मूल्य है वो 7.5 रुपए है, कितना वस्तु बिकेगी, 5 रुपए। अब बात आ जाती है, अगर, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हम बेसिक क्वेश्चंस एक एक पढ़ाएंगे, ठीक है, उसके बाद होमवर्क के लिए आपको प्रैक्टिस पेपर्स देंगे, ठीक है। तो अब अगर टैक्स की बात आ जाती है, तो टैक्स से सब लोग जानते हो कि टैक्स क्या है। टैक्स हरदम क्या होता है, सप्लायर पे लगाया जाता है, कभी कंज्यूमर को टारगेट डायरेक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। कंपनी को पकड़ा जाता है, कंपनी पे टैक्स लगा दिया जाता है, ताकि उस कोई भी कस्टमर है जो उस कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, उस पर इस टैक्स का बर्डन पड़ जाएगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर टैक्स कंपनी पर लगा दिया जाए, कंपनी पर लगाया जाता है, ठीक है, तो क्या ये जो टैक्स है, मान लीजिए 10 रुपए का टैक्स लगता है, तो क्या ये प्राइस में पूरा इंक्लूड होगा, क्या पूरा प्राइस में इंक्लूड होगा, या प्राइस में आधा इंक्लूड होगा, आधा प्रोड्यूसर देगा, कि ये प्राइस में क्या हो जाएगा, बिल्कुल इंक्लूड नहीं होगा, सारा का सारा प्रोड्यूसर देगा। ये प्रश्न मन में आपके आ रहा होगा, आपका आंसर क्या होना चाहिए। अगर कोई कंपनी के ऊपर मतलब गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, मान लीजिए यही आपका डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन है, तो क्या प्राइस जो 7.5 रुपए है, यहां पर मैं बता दूं कि प्राइस आपका 7.5 है और 10 रुपए का टैक्स लगता है, तो क्या चेंजेस आपको दिखाई पड़ेंगे। क्या प्राइस +10 हो जाएगा, क्या प्राइस +5 या अदर हो जाएगा, ठीक है, क्या प्राइस +0 दिखाई पड़ेगा, आपको क्या लगता है, जरूर बताइएगा। यदि सरकार टैक्स लगा देती है 10 रुपए पर यूनिट का, एग्जाम्पल मैं मानता हूं, तो आप बताइए कि क्या कंडीशंस होंगी। हम लोग टैक्स से बहुत ज्यादा डरते हैं, टैक्स से बहुत ज्यादा डरने के कारण ये मन में एक बात होती है कि जितना गवर्नमेंट टैक्स लगाती है वो सारा का सारा हमारे ऊपर आ जाएगा, या उसका कुछ पोर्शन हमारे पास आएगा, पार्शियल इंपैक्ट पड़ेगा या कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। कोई आंसर दे सकता है, कोई भी तो बोलिए। सर प्राइस +5। प्राइस +5, क्यों आपने इस ऑप्शन को, मान लीजिए मैं इसको ऑप्शन नंबर 1, इसको ऑप्शन नंबर 2, इसको ऑप्शन नंबर 3 कहता हूं, तो इसको आपने 2 को क्यों चुना, इसके पीछे का रीजन कुछ बता सकते हैं आप। सर कंपनी मतलब आधा अपने पे वो करेगी और आधा हम लोगों पे डिपेंड करेगी, फिर उसका मतलब 50-50 फिर टैक्स पे करेगी, पूरा कंपल बर्डन अपने नहीं पे नहीं, नहीं लेगी। कंपलसरी है कंडीशन। सर कंपलसरी नहीं है। हाँ, तो वही चीज हम जानना चाहते हैं कि क्यों कंपलसरी नहीं है, ये कैसे डिवाइड करती है कि कितना टैक्स हमको कंज्यूमर पे लगाना, शिफ्ट करना है, कितना टैक्स हमको खुद देना है, ये कैसे डिटरमाइन होगा।
सर कंपनी के प्रॉफिट पे बेस्ड होगा, अगर उसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो वो नहीं करेगी, नहीं नहीं अगर नहीं, कंपनी का प्रॉफिट याद रखिएगा, कंपनी का प्रॉफिट जो होता है वो प्राइस पे डिपेंड करता है। आपने कहा प्रॉफिट जो होता है, अगर मैं इसको सही से एनालिसिस कर रहा हूं तो प्रॉफिट इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। अगर प्राइस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्राइस कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा। और आप कह रहे हो कि प्राइस इज द फंक्शन ऑफ प्रॉफिट, शायद आप ये डिफाइन कर रहे हो कि प्रॉफिट बढ़ना ज्यादा होगा तो प्राइस ज्यादा होगा। मैंने क्या बोला कि आपको बहुत क्लियरली डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपको यहां पर पहचानना होगा, और पूरी इकोनॉमिक्स में जो आपको उन वेरिएबल्स को पहचानना होगा जो वेरिएबल एक्टिव रोल अदा करते हैं। ठीक, एग्जाम में हम लिखेंगे भी तो उन वेरिएबल्स पे ज्यादा बात करेंगे। जो बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, अदर वेरिएबल पे ज्यादा फोकस करते हैं, वही एग्जाम में नंबर कम पाते हैं। और कोई कोई बता सकता है मुझे? और भी लोग जुड़े हैं हमारे साथ, बोलिएगा। हेलो सर, वस्तु की लोच पर डिपेंड करेगा सर। हाँ, ये एग्जैक्ट आंसर है, आपने सही कहा। इट विल बी डिपेंड अपॉन, टैक्स का जो मात्रा है ये डिपेंड करता है कि कमोडिटी का नेचर कैसे है। अगर कंज्यूमर के लिए कमोडिटी इसेंशियल है तो प्रोड्यूसर इसका पूरी तरह से फायदा उठाएगा, और टैक्स का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या करेगा, आपके ऊपर शिफ्ट करने का प्रयास करेगा। अगर कमोडिटी जीवन रक्षक है, जो जैसे आपने देखा होगा अभी कोविड के दौरान ऑक्सीजन, कुछ टेबलेट्स, कुछ आपने देखा होगा इंजेक्शंस, जिनके बिना आपका जीवन संभव नहीं, वहां पर 100% टैक्स शिफ्ट कर देगा। लेकिन अगर कमोडिटी आपके लिए लग्जरियस है, विलासी है, तो वहां पर कंज्यूमर के ऊपर टैक्स का बर्डन कम हो जाएगा। और वस्तु का प्रथम यूज है, फर्स्ट यूज है, ठीक है, पहली बार प्रयोग कर रहे हो तो सारा का सारा टैक्स प्रोड्यूसर अपने जेब से भरेगा, और नई कमोडिटी को लॉन्च करते वक्त कभी भी टैक्स उसमें नहीं लगाएगा। आपने देखा होगा प्रचार करने वाले आते होंगे, नया प्रोडक्ट है, कंपनी का प्रचार है, बिना टैक्स की इतने रुपए में इतनी यूनिट ले लीजिए, तो कम से कम टैक्स उसमें लगाया जाता है या ना के बराबर लगाया जाता। इट विल बी डिपेंड अपॉन द इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड पे डिपेंड करता है कि टैक्स बर्डन का रेशियो कितना होगा। ठीक है, ये आंसर आपका एक्यूरेट है, और ये एग्जाम में सबसे ज्यादा परेशान करता है कि टैक्स जो आपका लगाया जाता है उसका कितना बर्डन डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है कि कमोडिटी का नेचर क्या होगा। ठीक है, अब यहां पर सपोज दैट अगर कंपनी यहां पर, मैंने देखा कि अगर कंपनी यहां पर टैक्स 2 रुपए लगा देती है, मैंने मान लिया 2 रुपए लगाती है, तो उस सबसे पहले आप सप्लाई फंक्शन को उठा लेना। सप्लाई फंक्शन आपके पास क्या है, ये सप्लाई फंक्शन है। तो सप्लाई फंक्शन में जब 2 रुपए टैक्स लगता है तो नया सप्लाई फंक्शन बनता है, और इसको क्यूटी के रूप में हम करते हैं। क्यूटी, टी का मतलब होता है टैक्स से युक्त सप्लाई फंक्शन, और सप्लाई फंक्शन क्या हो जाएगा, 40 प्लस 6 ब्रैकेट में पी माइनस टैक्स हो जाएगा। पी माइनस टैक्स ये फार्मूला होता है। तो टैक्स की यूनिट कितनी है, टैक्स की यूनिट 2 रुपी है, तो -2 कर देंगे, पी -2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, तो क्यूटी -40 प्लस 6p माइनस आपका 6 दूनी 12। अब आपका हो जाएगा क्यूटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -52 प्लस 6p। दिस इज द न्यू सप्लाई फंक्शन, ये नया पूर्ति फलन होगा। ठीक है, ये नया पूर्ति फलन होगा। अब इस पूर्ति फलन को पुराने डिमांड फंक्शन के साथ इक्विलिब्रियम फिर से बैठाना होगा। ठीक है, तो इस नए पूर्ति फलन को पुराने डिमांड फंक्शन के साथ इक्विलिब्रियम करेंगे, तो d इक्वल टू एस टी। एस टी ये सिंबल है कि टैक्स युक्त वाला जो आपका सप्लाई फंक्शन है उसको रखिए। तो d आपका क्या है, 20 माइनस 2p इक्वल टू -52 प्लस 6p। अब आपके पास क्या हो जाएगा, -2p माइनस 6p इक्वल टू -52 माइनस 20। इट विल बी -8p इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपका 72 -72, माइनस माइनस कैंसिल करिए, आपका p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 72/8, कितना हो जाएगा 9। तो जो देखिए प्राइस था
₹7.5, देखिए 7.5, प्राइस था ₹7.5, अब ₹9 हो जाता है, यानी ₹1.5 ही प्राइस बढ़ा है और टैक्स कितना लगा है? ₹2। तो यानी ₹1.5 प्राइस में इंक्लूड कर दिया गया है, मतलब कि ₹1.50 कंज्यूमर टैक्स देगा और 50 पैसे प्रोड्यूसर टैक्स देगा। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ₹2 टैक्स है, प्राइस जो है वो चेंज होकर के 7.5 से 9 हो जा रहा है, एंड आपका जो वो है आपका टैक्स जो है, तो टैक्स मात्र ₹1.5 पड़ रहा है और कंज्यूमर को दे रहा है, क्योंकि प्राइस में जो भी टैक्स जुड़ेगा वो कौन पेड करेगा? वो कंज्यूमर पेड करेगा, और 50 पैसे नहीं इंक्लूड हो रहे हैं क्योंकि 50 पैसे बच रहे हैं, तो ये टैक्स जो होगा वो प्रोड्यूसर पेमेंट करेगा, प्रोड्यूसर पेड करेगा। एग्जाम में यह प्रश्न बड़ा पूछा जाता है कि द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन इज गिवन इफ गवर्नमेंट इंपोजिंग द टैक्स अमाउंट ₹10 पर यूनिट, देन व्हाट विल बी इंपैक्ट ऑन कंज्यूमर, या टैक्स का कितना पार्ट कंज्यूमर देगा तथा कितना पार्ट प्रोड्यूसर देगा। तो ये आपको निकालने का तरीका है, और ये याद रखना बहुत डीपली जब क्वेश्चन पे जाते हैं, तो इट विल बी डिपेंड अपॉन ओनली द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे डिपेंड करता है। और मैं आपको बोल दूं, देखो जनरल लाइफ की बातें सीख लेना। ये एक वर्ड होता हमारे उसमें भारत में बड़ा प्रयोग किया जाता है, गरज का सौदा। अगर आपके लिए वस्तु इसेंशियल है, मतलब आपके लिए बहुत जरूरी है, तो मोस्ट ऑफ द टैक्स का पार्ट आपको ही पेड करना पड़ेगा, प्रोड्यूसर उठा के आपके ऊपर लगा देगा, ठीक है। लेकिन अगर कमोडिटी लग्जरियस है तो टैक्स का मोस्ट ऑफ द पार्ट प्रोड्यूसर ही पेड करेगा। और अगर कमोडिटी क्या होती है? सामान्य है, ठीक है, जनरल कमोडिटी है, सामान्य गुड्स है, ठीक है, नॉर्मल जिसको आप लोग कमोडिटी कहते हो, तो नॉर्मल कमोडिटी में 50-50% होता है, 50% प्रोड्यूसर देता है और 50% कंज्यूमर देता है। अगर कमोडिटी परफेक्ट इसेंशियल है, परफेक्ट इसेंशियल का मतलब होता है लाइफ सेविंग वाली है, जैसे आपका मैंने बताया ना, कोविड के दौरान देख लिया, कुछ इंजेक्शंस होते हैं, आप मेडिकल स्टोर में जाते हो, कभी भी आप बार्गेनिंग नहीं कर पाते हो, क्यों? क्योंकि वो लाइफ सेविंग हमारे पास गुड्स होती हैं। लाइफ सेविंग गुड्स में पूरा का पूरा टैक्स यहाँ पे पेमेंट होता है। लेकिन लग्जरियस कमोडिटी में आपने देखा होगा, मोबाइल फोन में प्रिंट रहता है ₹12,000 का, मिलता कितने का? 7,000 का। क्यों ऐसा होता है? दैट कमोडिटी इज लग्जरियस कमोडिटी। यहां पर प्रोड्यूसर अपने जेब से देता है और कंज्यूमर के ऊपर बर्डन नहीं पड़ता। और मैंने कहा न्यूली कमोडिटी जो लॉन्च होती है, पहली बार कमोडिटी होती है लॉन्च, उस पर भी ऐसा ही होता है, उसमें टैक्स सारा का सारा प्रोड्यूसर अपने जेब से देता है। तो कॉन्सेप्ट आपको सबको क्लियर हो गया होगा कि आखिर इंपैक्ट ऑफ टैक्स कैसे निकालेंगे, सभी को यह क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं बात करता हूं वही सप्लाई एंड डिमांड फंक्शन को मैं फिर से ले लेता हूं, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन को मैं पुनः लेता हूं, और आपका Q इक्वल टू 20 माइनस 2P एंड S इक्वल टू 40 माइनस 40 प्लस माइनस 40 माइनस 6 प्लस 6P, और इसमें से P का मान निकला था 7.5 एंड Q का मान निकला था 5। अगर सरकार सब्सिडी दे दे ₹2 पर यूनिट की सब्सिडी दे दे, सब्सिडी किसको देगी? प्रोड्यूसर को देती है। अब हाल ही के दिनों में एक नया कॉन्सेप्ट चला कि कंज्यूमर को दे दिया जाए, ठीक है, आपने गैस सिलेंडर बुक करते होगे, आपके खाते में आती सब्सिडी, ठीक है। पहले क्या करते थे, गैस जो बनती थी जहां पर, वहां पे दे देते थे। तो जैसी सब्सिडी आप दोगे तो नया हमारा जो सप्लाई फंक्शन होगा, इसको एसएस कहते हैं, -40 प्लस 6P, और ब्रैकेट में इसको सब्सिडी अमाउंट को ऐड कर दिया जाता है। तो ₹2 अगर सब्सिडी दी जा रही है तो ₹2 इसमें ऐड कर देंगे। टैक्स को माइनस किया जाता है और सब्सिडी को ऐड कर दिया जाता है। तो अब नया सप्लाई फंक्शन बनेगा, तो SS इक्वल टू -40 प्लस 6P प्लस 12। अब आपके पास हो जाएगा माइनस का आपको कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, प्लस 6P हो जाएगा। दिस इज द न्यू सप्लाई फंक्शन आफ्टर इम्पोजिंग द सब्सिडी ऑफ ₹2 पर यूनिट।
ये नया सप्लाई फंक्शन हो जाएगा। अब नए सप्लाई फंक्शन को पुराने डिमांड फंक्शन के साथ कंपेयर कर लो। तो पुराना डिमांड फंक्शन क्या है, 20 माइनस 2p इक्वल टू माइनस 28 प्लस 6p। अब इसको निकालते हैं तो माइनस 2p माइनस 6p इक्वल टू माइनस 28 माइनस 20, ये हो जाएगा माइनस 8p इक्वल टू आपका माइनस 48, माइनस माइनस कैंसिल, p विल बी 48 अपॉन 8, कितना हो जाएगा 6। तो p बराबर 6 रुपए मूल्य होगा। तो यानी पहले जो प्राइस था कितना था, 7.5 रुपए, अब घट करके इतना 1.5 रुपए प्राइस घट गया। तो यानी 1.5 रुपए इस सब्सिडी का फायदा किसको हुआ, 2 रुपए की सब्सिडी सरकार ने दिया, सरकार ने दिया कि 2 रुपए की सब्सिडी, 50 पैसे प्रोड्यूसर ने अपने पास रख लिए और आपको बेनिफिट कितने का दिया, मात्र 1.5 रुपए का। ठीक है, मात्र 1.5 रुपए का मिला। आप ये मत सोचिएगा कि नहीं आपको 2 रुपए का पूरा सब्सिडी अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा प्राइस में, नहीं, क्योंकि कमोडिटी इसेंशियल है, इसेंशियल कमोडिटी है। प्रोड्यूसर इस बात को जान रहा है, जानता है कि कंज्यूमर को थोड़ा सा प्राइस, थोड़ा सा अगर मैं भी रख लेता हूं, पूरा नहीं सब्सिडी देता हूं, तो विद्रोह नहीं करने वाले हैं, वो आराम से कमोडिटी ले लेंगे। तो 6 रुपए है, तो प्राइस डिक्लाइन कितना हुआ, 1.5 रुपए। यानी बेनिफिट जो सब्सिडी का हुआ वो केवल 1.5 रुपए एक प्रोड्यूसर को मिलता है, वो कंज्यूमर को मिल पाता है, बाकी अन्य जो प्राइस है वो उसको नहीं मिल पाते हैं। तो इस तरह एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं जो डिमांड एंड सप्लाई से। ये टेक्निकल प्रश्न थे जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था। अब आपके कोई प्रश्न हो तो जरूर इस टॉपिक से पूछिएगा मुझसे।